अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी और इस प्रोग्राम में आपके इल्म में है कि हम अहाता करते हैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, बिलखुसूस जो बरतानिया में हैं, उनके मसाइल का बरतानिया से जुड़े हों या बैक होम हों। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही होती है कि इन मसाइल की निशानदेही की जाए और जो अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार हैं उन तक ये मसाइल पहुँचाए जाएँ और ताकि जो लोग हैं उनके मसलों का हल हो सके, उनके मसाइल का तदारुक हो सके। पाकिस्तान में नई हुकूमत, नए मुशीर, नए वज़ीर, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन नहीं बदली तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की किस्मत नहीं बदली है। वही मसाइल हैं, वही कहानी है और वही शिकायत हैं और जिनका हल अभी होता नज़र नहीं आ रहा है। इस हकीकत में भी कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर हुकूमत दावे करती है, वादे करती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ देंगे, उनके मसाइल हल करेंगे, क्योंकि हर हुकूमत ये भी कहती है कि ये जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है, यानी पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन इनको सहूलियात देने के हवाले से तमाम पार्टियों की पॉलिसी यकसर नज़र आती है। वादे करो और काम भी ना करो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गैरत के नाम पर कत्ल हो, अगवा के केसेस हों या फिर कब्ज़ा माफिया के हथों जान तंग आ जाए, ये मसाइल जूं के तूं हैं और इन पर उस तरह काम भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हक़ के मसाइल के हल के लिए वैसे तो हुकूमतों ने तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद के करीब महकमे और सेल कायम कर रखे हैं और कई महकमों के अंदर ऐसे सेल भी बने हुए हैं कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे अपना गिला शिकवा लेकर जाते हैं तो उसके बाद उनकी दरख्वास्त भी एक लंबी क्यू में लग जाती है और वो दरख्वास्त बंद फ़ाइल की मिसाल पेश करती है। ओवरसीज़ कमीशन पंजाब भी बनाया गया है, इसके अंदर भी दरख्वास्तें आती हैं, यहाँ पर भी मसाइल के हल की बात की जाती है, लेकिन अमली तौर पर वो जो तनासुब है, हरगिज़ हम ये नहीं कह रहे कि आज तक किसी का मसला हल नहीं हुआ, मसाइल हल भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो तनासुब है, जिस शरह से मसाइल हल होने चाहिए, वो बड़ी कम है। ये बहुत से मसाइल हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आसानियाँ कैसे मुहैया की जा सकती हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी हैं, इस हड्डी की जो डिस्कें हैं वो कैसे ठीक की जा सकती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़रूर आ रहे हैं। ये डिस्कें कहीं स्लिप हो जाती हैं और हुकूमत इनकी मरम्मत के लिए और इनके मसाइल हल करने के लिए अब क्या करेगी और हुकूमत को करना क्या चाहिए और कलीदी मसाइल कौन से हैं, इन तमाम पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट्स हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हाजी मुनीर साहब हैं, चेयरमैन ओवरसीज़ ग्लोबल कम्युनिटी हैं, बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके वक्त का। नईम नक्शबंदी साहब साबिक मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के और जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की बरतानिया में उसकी नुमाइंदगी करते हैं, बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब माहिर क़ानून हैं और बिलखुसूस जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून, उनके साथ भी इसके साथ भी मलिक साहब की वाबस्तगी है। जो बरतानिया चैप्टर है उसका ओहदा भी गालिबन मलिक साहब के पास ज़रूर है। और ग़ुलाम हुसैन अवान साहब ब्यूरो चीफ़ 92 न्यूज़ यूके हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, स्टार्ट विद यू। ये जो मैंने सारी कहानी सुनाई है, पहले तो ये बता दें कि क्या आप इससे मिनवान मुत्तफ़िक़ हैं, और अगर मुत्तफ़िक़ हैं तो ये मसाइल का हल जो है ये बड़ा स्लो प्रोसेस क्यों है? भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ आपकी जो इब्तदाइया है उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं उसके ऊपर कोई दो राय नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान का सरमाया है, बैरून मुल्क हमारे सफ़ीर हैं। हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी रखते हैं, क्योंकि 25 बिलियन से ज़्यादा की तरसीलात सरमायाकारी पाकिस्तान में करते हैं। उनके आने जाने में सहूलियात, सरमायाकारी में वन विंडो ऑपरेशन, कब्ज़ा के ख़ात्मे के लिए अदालतें, उनकी पार्लियामान में नुमाइंदगी, उनकी फ़ोन जो है ले जाने में टैक्स की छूट, और छोटे छोटे मसाइल हैं जो आने जाने में, जैसे आपने जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान जाते हैं तो कोई FIR दर्ज हो जाती है और उसका कोई तेज़ तर निज़ाम के शिकायत का डब्बों में उलझाने की बजाय कोई शिकायत का मरबूत निज़ाम, वन विंडो कंप्लेंट सेल या प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल, और आखिर में जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें भी
रिवॉर्ड करना या अवार्ड करना, खाली अदाकारों को ही नहीं सतारा इम्तियाज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले हमारे दोस्त, हमारे बहन, हमारे भाई जो एक्सेल करते हैं बैरून मुल्क दुनिया में, अपना मुल्क छोड़ के आते हैं, इकोनॉमिकली तरक्की करते हैं, अपने मुल्क की खिदमत करते हैं, अपने लोगों की खिदमत करते हैं, मेंबर्स बनते हैं, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड बनते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, किसी दूर दराज मुल्क में पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, कम्युनिटी सेंटर चलाते हैं, उनको भी अवार्ड एंड रिवॉर्ड करना है। ये वो चीज़ें हैं जो इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में रखी हैं, जो मंशूर में होनी चाहिए। तमाम जमातों के मंशूर में इसकी जगह होनी चाहिए। और पार्टी एफिलिएशन के अलावा मेरे पास ओवरसीज़ का मैं डार साहब को असिस्ट करता हूँ ओवरसीज़ में, तमाम दुनिया में। और मेरे पास क्योंकि इसलिए ओवरसीज़ का एक पोर्टफोलियो है पार्टी में, तो मैं समझता हूँ कि हमने जहाँ कोशिश होती है इस मसले को पार्लियामान के फोरम पे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से उठाते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिला शिरकत गहरे तवज्जो के मुस्तहक हैं। और ये पहली दफ़ा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में 16 नकाती एजेंडा जो है वो वज़े किया है, और अगर उसके ऊपर अमल होता है तो बहुत सारे मसाइल जो हैं ओवरसीज़ के हल हो जाएंगे, जिसमें चीदा मैं 3-4 गिनवाऊंगा सिर्फ। एक तो पार्लियामान में 10 सीटों का के कानून साजी के जरिए 10 सीटें हम पार्लियामान में देंगे, सेनेट में सीटें देंगे। डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इनवाइट किया है अपोजिशन को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारा साथ दें, 63(1)(c) को अमेंड करें, पार्लियामान में सीटों की तादाद बढ़ाने पे हमारे साथ तावन करें। हम ओवरसीज़ को सीटें देने के लिए तैयार हैं। दूसरा मेन जो इशू कब्जा के खात्मे के लिए अदालतें बनाना है पंजाब में, दूसरे सूबों में। ओवरसीज़ कमीशन जो बना हुआ है पंजाब में, उसको दूसरे सूबों में लेके जाना है। एयरपोर्ट डेस्क, फैसिलिटेशन डेस्क बनाना है। सरमायाकारी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन करना है। और ये कंप्लेंट के डब्बे जो हैं, इनको मरबूत निज़ाम के ज़रिए एक जगह पे लेके आना है कि एक ही सेल में आप शिकायत करें और उसका अजाला हो। और आखिर में ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन है, नादरा की है, पासपोर्ट की है। पिछले दिनों एक नई पॉलिसी वज़ा की गई थी कि असाइलम सीकर पासपोर्ट नहीं अप्लाई कर सकेंगे। वो डार साहब ने हमारी तमाम ओवरसीज़ की ख्वाहिशात के ऊपर, शिकायत के ऊपर उन्होंने कमेटी बना के उसको जो है वो पॉलिसी को वापस लिया है। उसके ऊपर एक बहुत अच्छी फीडबैक है। फिर ये दस्तावेज़ात के ऊपर अटेस्टेशन अपोस्टल जिसको कहते हैं, उसके मोहर लगाने के ऊपर बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी फॉरेन ऑफिस में। उसको मरबूत निज़ाम के ज़रिए उन्होंने ऑनलाइन किया है और फ़ीस मुख्तस की है कि आप इस इतनी फ़ीस दें और आप अपनी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लें और आप अपने ऑनलाइन टोकन जो हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके ऊपर भी एजेंट माफिया ने उन टोकन को हाईजैक करने की कोशिश की। उसके ऊपर फर्दर उन्होंने एक्शन लिया है ताकि लोग इंडिपेंडेंटली, जैसे थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया जाए, ताकि जेरीज की तरह या फेडेक्स की तरह आप इंडिपेंडेंटली अपना टोकन लें और जैसे आजकल पासपोर्ट बनाते हैं आप अपना एप्लीकेशन हॉस्टल के लिए जमा करवाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ हम सुनते हैं। और मेरे ख्याल में तारकीन वतन के लिए फ़ोन के ऊपर टैक्स माफ़ होना चाहिए। ये जो टिकटों के ऊपर टैक्स लगा है 12,000 प्लस, या जो बिजनेस क्लास है उसके ऊपर 30,000 प्लस, मेरे ख्याल में हम तो कहते रहे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नेशनल कैरियर के ऊपर कंसेशन मिलनी चाहिए, ओवर 60s को कंसेशन मिलनी चाहिए। एक फैमिली जो बच्चों के साथ जाती है वो नायकोब के ऊपर इतने पैसे देती है कार्ड रिन्यू करने के ऊपर, उनको टिकटों में कोई कंसेशन होनी चाहिए। तो चे जाए कि हमें वो नेशनल कैरियर तो मलिक साहब हम प्राइवेटाइज करने का सोच रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है अब्बास साहब। पाकिस्तान में अब 70 साल की चीज़ें एक साल में तो नहीं ठीक होने लगी। आप देखिए PIA में जिस तरह की सियासी भर्तियां हुई हैं, तो किसी को भी आप दे दें, कोई भी गुरु आप बैठा दें उसके ऊपर, वो इतने एक जहाज का सामान जो है वो 5 जहाज़ों का सामान एक जहाज पे उठा के नहीं चला सकेगा। हमने इतनी सियासी भर्तियां की हुई हैं कि कोई भी इसको चीफ एग्जीक्यूटिव जितना मर्जी अरस्तू हो वो इसको चला नहीं सकेगा। इसलिए वो इसको कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के नज़रिए अच्छे तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करें, लोगों को गोल्डन शेक हैंड मिले और हमारे रूट्स बच जाएं। उस रूट्स के ऊपर JV के ज़रिए हम किसी अच्छी एयरलाइन के साथ अपना रूट बचा के वहाँ त्यारे चलाएं
और आहिस्ता आहिस्ता अपनी एयरलाइन को रिवाइव करें। हमारी एयरलाइन अच्छी एयरलाइन है, उन्होंने एमिरेट्स का पूरा निज़ाम खड़ा किया था किसी ज़माने में। आज हम अपने रूट्स बचाने की फ़िक्र में हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा नेशनल कैरियर दोबारा रिवाइव होगा। आप देखिए डेड बॉडी, अल्लाह करे जी, हम तो ये दुआ करते हैं। मलिक साहब हम ये दुआ, ज़ाहिर है मसाइल, इन मसाइल का इदराक और इसकी तकलीफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी है, पाकिस्तान में रहने वालों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, ये एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। आवान साहब, एक बात मैंने की इब्तदाइये में, उसके बाद मलिक साहब ने बहुत से इरादे गिनवाए हैं। आप ज़ाहिर है बीच में हैं हुकूमत के और आवाम के, ये वादे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आपकी जो उम्मीद है अब की बार वो कितनी जानदार है, कितनी ताकतवर है कि आप समझते हैं कि ये मसाइल हल हो जाएंगे? लेकिन वो एक बड़ा मशहूर कौला के उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी इसी उम्मीद पे कायम है कि किसी ना किसी दिन ज़रूर ऐसी बातें सुनी जाएंगी जो हम रोज़ आवाम के लिए टीवी पर करते हैं, हर हफ्ते हम टीवी पे करते हैं। इन्हीं मजलूम, मैं कहूँगा ओवरसीज़ के जो मजलूम लोग हैं उनके लिए करते हैं। वो मुझे ना आवान साहब दो शेर याद आ गए उम्मीद पे। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, पहले तो आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और अगला जो है वो काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, ये मैं हज़फ कर देता हूँ। खैर अब बात कंटिन्यू करें। अच्छा, बात ये है कि बासी साहब, आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपके शायद जज्बात वो ना हो ओवरसीज़ के लिए जो कि ओवरसीज़ में रहने वालों के लिए होते हैं। यही वजह है कि जिस तरह बैरिस्टर अमजद मलिक साहब भी बात कर रहे थे, और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, बड़ी देर से जंग लड़ रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक दिलवाएं, लेकिन कभी इनका बस चलता है कभी नहीं चलता। तो आजकल मेरा ख्याल है बस शायद नहीं चल रहा क्योंकि ये हुकूमत पे नहीं है, लेकिन हम तो करते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है अगर इनको कोई चांस देती है तो ये ज़रूर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ज़रूर ऐसे इकदाम करेंगे जिसका अभी ये जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि ये बदकिस्मती रही है हमारी हमेशा से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर ऐसे जो है वो लोगों को लगाया जाता है जिनका इस बात का तजर्बा नहीं होता कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के असल है मसाइल हैं क्या, और उनके मसाइल का मुदावा वही बंदा कर सकता है जो कि उनके अंदर रहता है, और जो उनके अंदर रहता है उसको ज़्यादा पता है कि उनके मसाइल क्या हैं। और हमेशा से इस मिनिस्ट्री को इस तरह चलाया गया है कि जिस तरह किसी को ओब्लाइज करना है तो उनको ओवरसीज़ मिनिस्ट्री दे दें। पहले मैं अब नाम ले ही लेता हूँ कि पहले फरूख स्टार साहब के साथ कई साल ये मिनिस्ट्री रही, और वो अपने दौर में शायद 1 या 2 दफ़ा उन्होंने ओवरसीज़ का दौरा किया होगा। फिर और भी उसके बाद भी कई मिनिस्टर आए, तो उनका ओवरसीज़ कमेटी से इस तरह का डायरेक्ट लिंक नहीं होता जो कि उनको अपने मसाइल बता सके, जो उनका, अगर आप कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी हैं, ये हमारी मईशत के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कलीदी किरदार है, तो फिर इनको आप अगर थोड़ी बहुत भी सहूलियत नहीं देंगे, उनके बच्चों को सहूलियत नहीं देंगे, एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह का मिसबिहेव करेंगे उनके साथ, तो फिर बच्चे जो है वो बददिल हो जाएंगे कि हम जो है वो उस लोग फिर अब हॉलीडेज के लिए दूसरे कंट्रीज को चूज करते हैं। तो ये बदकिस्मती है कि बजाय इसके कि हम अपने बच्चों के लिए जो है वो पाकिस्तान को एक ऐसा हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाएं कि जो लोग हर साल छुट्टियों में पाकिस्तान ही जाएं, लेकिन ऐसी सूरत हाल इस वजह से ख़राब हो रही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है जो पहले से मौजूद सहूलतें थी उनको भी छीन रही है। एक तो आपने नई सहूलतें देनी होती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अट्रैक्ट करने के लिए, आप जो पहले से मौजूद हैं उनको छीन रहे हैं। देखिए डायरेक्ट फ्लाइट होती थी, आप 7 घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाते थे, लाहौर हो, इस्लामाबाद, कराची, जहाँ अब आपको 15-15 घंटे जो है वो ख्वारियाँ काटनी पड़ती हैं पाकिस्तान जाने के लिए, बच्चों को भी आपको भी। तो ये कितना एक दुश्वार मरला होता है, आप अंदाजा नहीं कर सकते, और टिकट की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर लोग जो है वो पाकिस्तान में ज़र मुबादला में भी कमी इसी वजह से आती है। और हुकूमत पाकिस्तान को सिंसियरली अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ एविएशन में या कहीं और भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और एयरलाइन के अंदर है तो उनको हल किया जाए, फिर लोगों से बात की जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नारे सब लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को अजीम मुल्क बना देंगे, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल हल कर देंगे,
लेकिन उससे आगे बात नहीं जाती। तो ये बदकिस्मती है। और मैं जो मेरे पैनल के अंदर मौजूदीन शख्सियात है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जहां पर भी जिसका भी बस चलता है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालें। जी ठीक। नईम साहब, आपकी तरफ आते हैं। ज़ाहिर है आपने भी कम्युनिटी के लिए बहुत से काम किए हैं, आप भी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। जो पंजाब के सीएम थे आप उनके मुशीर भी रहे हैं। आप कहाँ पे जाके, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको रूल आउट करें, बेसिक प्रॉब्लम हल ना होने में क्या है, जो मसाइल हल नहीं होते उसमें सबसे बड़ी रुकावट या उसमें मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैसल अब्बासी साहब, आपको और आपकी टीम को सबसे पहले तो आपका इदारा मुबारकबाद का मुस्तहिक है। गुलाम हुसैन ऐवान साहब की इसमें बड़ी काविशें हैं कि जो पिछले जितने भी प्रोग्राम हुए हैं चंद माह में, उनमें रमज़ान से लेके और उसके बाद भी, और हज ऑपरेशन पे जो था, जो स्पॉन्सरशिप स्कीम थी, पासपोर्ट इश्यूज थे, उस पे इतने इन प्रोग्राम्स के तवस्सुल से जो बात पहुंची अरबाब इख्तियार तक, उसमें बड़ी इदारों में, एम्बेसियों में, सफारतखानों में, पासपोर्ट ऑफिस, MRP पोस्ट में बड़ी तब्दीलियाँ और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें जो हुई हैं, मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आपने यहाँ ओवरसीज कम्युनिटी की बात जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई। अब सेकेंडली मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो आपका क्वेश्चन है, देखें कानून जो इदारे बने हुए बेसिकली हमारे पास है क्या? हाई कमीशन हैं, सफारतखाने हैं, काउंसलेट्स हैं, उनमें तो नादरा पासपोर्ट वीज़ा, यहाँ पे तो कोई हमने इलेक्ट्रिक पोल नहीं लगाने होते, गलियाँ नहीं बनानी, कोई इस तरह का सिस्टम, गैस के मीटर नहीं लगाने। बरतानिया, यूरोप में सारे मामला लोकल काउंसिल, यहाँ की गवर्नमेंट माशाल्लाह बड़े एहसन तरीके से प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटीज़। और यहाँ पे हम ओवरसीज कम्युनिटी का मसला पाकिस्तान के साथ जुड़े हुई चीज़ों का ये कि नादरा पासपोर्ट वीज़ा, अटॉर्नी अटेस्टेशन, ज़मीनों के कब्जे, पुलिस केसेस। अब वहाँ पे आके कानून साजी नहीं है। ओवरसीज फाउंडेशन मौजूद है मगर एक दाखाने की शक्ल इख्तियार कर गया। ओवरसीज कमीशन पंजाब, मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इनकी ये चौथी पांचवी बल्कि पिछले 30 साल में इनकी काफ़ी एक्सपीरियंस है। और जो अभी PM हैं, ये जब CM थे तो इन्होंने 2014 में कानून साजी की, बल्कि कानून साजी के मुसवदे में उस वक्त बहुत सारा हिस्सा बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने भी डाला कानून साजी के मामले में, उसके समरीज में। तो उस वक्त जब ये इदारा बनाया गया तो बड़े दबंग तरीके से उसको चलाया गया। उसमें उसको तीनों अदवार में बड़ा अच्छे तरीके से चला, लोगों के काम हुए। पर मसला ये है कि कानून साजी इस तरीके से नहीं हो सक रही कि जब यहाँ से एप्लीकेशन जाती है तो आगे जब DMG ग्रुप या कमिश्नर या VCs या पुलिस डायरेक्टर्स के पास जाती है पंजाब में, वो सिर्फ लकीली एक ही सूबे का बना, बाकी एलानात तो हुए तो बना नहीं सके, नाकाम रहे। पंजाब में बना, उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा था, लोगों को कुछ हद तक फैसिलिटेशन मिल रही थी, कुछ लोग बंद थे और कम्युनिटी के हमारे के कुछ हो रहा है। अभी ये हालत है कि वहाँ पे जितने भी स्टेशन पे नहीं लग सकते ऑफिसर, रेवेन्यू के, पुलिस के, बाकी डिपार्टमेंट्स के जो खुदे लाइन लगे होते हैं, उनकी वहाँ पे तैनाती होती है जिनकी कोई तगड़ी सिफारिश नहीं है, और वो इस नीयत से ही बैठे होते कि काम नहीं करना, और वो भी एक दखाना बना हुआ है। अब 5 माह से तो पंजाब मैडम CM बनी, ऑपरेशनल गवर्नमेंट है, उनको तो बड़े दबंग तरीके से यहाँ पे वाइस उधर कमिश्नर लगाना चाहिए, जो है वाइस चेयरमैन VC लगाना चाहिए और काम लेना चाहिए। मतलब कि हमारे पास पंजाब 36 अजला में सिर्फ एक सूबे में कमीशन है, वहाँ पे काम हो रहा था, उसका भी गला घोंट दिया गया, दखाना बन गया। मतलब कि अब वहाँ पे अगर आज उसको दोबारा ऑपरेशनल किया जाए, उसको फाल किया जाए, तो बहुत से लोगों को फैसिलिटेशन मिल सकती है। अब यही हाल, अब मतलब कि हमारे जितने भी जो हाई कमीशन के थ्रू काम है, डॉक्टर फैसल यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हज वाले पे लिया उन्होंने स्टैंड, और वजारत दाखिला ने लिया, मोहसिन नकवी साहब ने लिया। देखें वही पासपोर्ट जो 4 या 6 महीनों में बन रहे थे 2-2 हफ्ते में भी आए, वही अमला है, वही लोग हैं, वही लेमिनेशन का पेपर है, वही हेडक्वार्टर है, मगर काम करने वाले हों तो काम होते हैं। तो अभी मैं यही कहूँगा कि जो तो सफारतखाने तक मामला हैं वो हमारे ठीक जा रहे हैं। यहाँ पे ओवरसीज डेस्क भी बना हुआ है लंदन हाई कमीशन में, मगर यहाँ से भी जो चीज़ जाती है डेफिनेटली वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को वहाँ पे ही जाती है। और मगर आगे वहाँ पे काम जाके जब मार्क होते हैं डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू ऑफिसर्स को
डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर को, वहाँ से फिर आगे जाके तहसीलदार, पटवारी कल्चर, SHO कल्चर, और वहाँ पे जाके हमारी फाइलें गुम हो जाती हैं। तो कुछ भी जो ओडा खाने की शक्ल इख्तियार कर काम नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ऑर्डर होते हैं। एक चीज जरूरी ज़िमनन बताना चाहूंगा, बड़ा दावा था हमारी जुडिशरी की तरफ से भी कि जितने भी पंजाब में केसेस थे कि वो 90 डेज में रिजॉल्व करें। ये नोटिफिकेशन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लंदन का दौरा किया और जुडिशरी की टीम आई, उन्होंने भी अनाउंसमेंट की, उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला। उनके बाद सरदार शमीम साहब रहे, पंजाब के 3 चीफ जस्टिस ने नोटिफिकेशन निकाले। आज भी मेरे पास 3-3 साल की एप्लीकेशन है, लोगों के पास चीजें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास लेटर वो पड़े हुए हैं कि लोगों के केसेस गए हैं 3-3 साल से वहीं पे फंसे हुए, कोई उस पर एक्सपीडाइट नहीं हुआ, कोई अमल नहीं हुआ, वही डेटें, वही रीडर कल्चर और 6-6 महीने के। अब जो ओवरसीज से फैसल वाजिब जो बंदा जाता है उसका केसेस क्या होते हैं कि वो 3 या 4 हफ्तों की छुट्टियों पे जाता है, आगे से जाके जब उसकी डेट ही चाहे 6 हफ्तों की पड़ती है तो वो नाउम्मीद होकर भाग आता है। अब हमारी सही है भाई साहब, मैं ना एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हाजी साहब की तरफ भी मैं जाऊँगा, लेकिन जाहिर है आप लोगों की अगेन तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ मारूजी हालात भी पाकिस्तान के ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। क्या किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ एक पैरेलल कंपैरिजन ड्रा करना दुरुस्त है, या हमें अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ही तवक्कुआत रखनी चाहिए? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हाजी मुनीर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है, आप क्या समझते हैं? आप फलाही काम भी करते हैं, लोगों के वो कौन से मसाइल हैं जिनको 1, 2, 3 मसाइल जो आपकी नज़र में हैं तरजीही बुनियादों पे उन्हें हल करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरे पैनल को सलाम, आपको भी सलाम पेश करता हूँ और मतलब के शुक्रिया आपने हमें जो है वो मौका दिया। असल में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो जहाँ पर बात की जाए तो हमेशा की तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप दिया जाता है। बहुत से वादे होते हैं, बहुत से ऐलान होते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मतलब है कि पता चलता है कि कल सुबह से ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। मतलब है कि वहाँ तक वो लोग उसी तरह, मसलन जैसे फ़ोन के ऊपर टैक्स है, मसलन वो वहाँ पर ये भी चल रहा है टैक्स, लेकिन मतलब है कि अपना लेकिन ये है कि मकसद है कि जो चीज़ें हैं वो मतलब है कि वहाँ की वहीं पड़ी हैं। मसलन सबसे बड़ा तो बुनियादी मसला जो है वो एयरलाइन का है। ये कि कई दफ़ा हमने ऐलान सुने, कई दफ़ा हमने खबर देखी कि PIA जो है वो कल शुरू होने वाला है, परसों शुरू होने वाला है, अब ये होगा वो होगा। मतलब है कि हम लोगों को जो मसाइल हैं, जो लोग परेशानी की हालत में, उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। सब अपने अपने पटोरे भर रहे हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं जो उनके पर्सनल हैं। मतलब है कि अवाम की तरफ और ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है, जिस वजह से मतलब है कि इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जो मतलब है कि अभी ये मौजूदा हुकूमत चल रही है, मतलब है कि इन्होंने बहुत दफ़ा दिस दैट के नारे लगा के मतलब है कि ये कह दिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब है कि इन्होंने पिछले 20 साल से मतलब है कि हुकूमतों में रहे, वो एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, जिस वजह से हम सख्त परेशानी के हालत में। मतलब है जहाँ तक नईम अब्बासी साहब ने बात की है, नादरा पासपोर्ट ऑफिस, इन चीज़ों की जो है वो मतलब है कि बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमें मिल रही हैं, लेकिन मतलब है कि जो हमारे हकूक़ हैं, जैसे मतलब है कि ओवरसीज के हकूक़ है, मतलब है कि यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, मतलब है इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है। मतलब है कि आप मतलब है कि इन चीज़ों की तरफ अगर आप देखें तो मतलब है कि हमें सख्त तशवीश है। सही है, ठीक है। मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैकेज भी अनाउंस किया है, क्या है कंसिडरेशन, क्या है बेसिकली, और लाइन ऑफ एक्शन क्या है? से आपने जो मीर साहब से सवाल पूछा है, मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। चे जाए के पौधों की बात करें तो मैं समझता हूँ अगर मैं एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझूँ कि अभी तक मुझे क्या नज़र आया है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, तो मैं 3 इश्यूज उठाऊंगा। एक तो हक के नुमाइंदगी, तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर राइट टू वोट की बात की,
कर नहीं पाए ना वो पायलट प्रोजेक्ट में कामयाब हुआ, ना वो ज़िमनी इंतखाबात में उसको कर सके। 10,000 से ज़्यादा वोट लोग डाल दे नहीं पाए। इतनी सख्त शराइत रख दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो ठोस फायर हो गया। हमने उसके ऊपर सीटों की बात की, अब क्या सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी उसके ऊपर डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पेशरफ्त की है। हमारे जो ओवरसीज के जनरल सेक्रेटरी हैं नूरुल हसन तनवीर साहब, प्राइवेट मेंबर बिल नेशनल असेंबली से पास होके सेनेट में चला गया है। अगर वो उसको ही ओन कर ले हुकूमत तो इसको पेशरफ्त हो सकती है। सो हमारी नुमाइंदगी बड़ा मसला है। OPF है, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, उसका बोर्ड है जिसके ऊपर 6 लोग बाहर से आते हैं, वो हमें मिले। ओवरसीज कमीशन पंजाब है, उसका बोर्ड है, उसके ऊपर 6 से 10 लोग आते हैं, वो हमें मिले। तो ये नुमाइंदगी वाला पहला पॉइंट इशू एड्रेस होगा। और साथ एडवाइजरी काउंसिल बनाएं। बहुत थिंक टैंक है हमारा पूरी दुनिया में। अच्छा मलिक साहब एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, पार्लियामान में अगर आपको नुमाइंदगी मिलती है उसका फार्मूला क्या होगा? क्या वो इसी तरह प्रोपोर्शनेट होगा जिससे स्पेशल सीट्स मिलती हैं, या वो ऑन द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स होगा, कोई पार्टी कितने वोट लेकर आई है, तरीका कार क्या होगा? सेफ मोड अगर पूछें तो वो खवातीन की तरह सीट्स होंगी कि हर पार्टी अपने 10 में देगी और जो पार्टी की वोटिंग जो उनकी है रेशो पूरी पाकिस्तान में जो वोट पड़े हैं उसकी बुनियाद के ऊपर किसी को 5 मिल जाएंगी, किसी को 3 मिल जाएंगी, किसी को 2 मिल जाएंगी। और वो जो आपने खवातीन की तरह लिस्ट दी होगी उसमें से जो आपके नाम ऊपर वाले देखें बैरिस्टर साहब, जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो पाकिस्तान में किसी भी चीज़ में कंसिडरेशन में उस तरह नहीं आते हैं। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट मैटर्स। यानी आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स पे जाके सीट ही होती है ना जी, जी एग्जैक्टली, हाँ वो प्रोपोर्शनेट हैं सारी, प्रोपोर्शनेट ही होगा। अगर आप पहले नंबर पे प्रोपोर्शनेट होगा, दूसरे जब वो दोबारा री इलेक्ट करने जाएंगे अगली पार्लियामान में तो ये हो सकता है कि आप अगर इलेक्शन कराना चाहें और उस वक्त तक EVM शुरू हो जाए पाकिस्तान में तो आप वोटिंग के जरिए उनकी वहां पे इलेक्शन करवाएं जहां से वो आए हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ज़ुबैर गुल साहब यहाँ से MNA का इलेक्शन मुंतखब हो जाते हैं बरतानिया की सीट पे, तो ज़ुबैर गुल साहब और जुल्फी बुखारी बरतानिया की सीट के ऊपर यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और नून लीग ने अपना अपना बंदा खड़ा किया और पीपल पार्टी का सदर, तो वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ जो पाकिस्तानी नाइकुब कार्ड रखते हैं वो उनको वोट डाल सकते हैं। ये पर दूसरी टर्म पे हो सकता है। पहली दफा आपको सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पे दे के नुमाइंदगी खड़ी करनी पड़ेगी, तब आप हमारे नुमाइंदों से बात करेंगे। अगर आप हमारे नुमाइंदे ही नहीं मुकर्रर करते तो फिर आप प्रॉक्सी हमारे नाम के ऊपर कानून साजी कर रहे हैं, हमारे नाम के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। आप तो हमसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान में जो भी फैसला होगा वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है एब्सेंट होंगे। सो ये पहला पॉइंट था। दूसरा है ग्रीवेंसेस, हमारी शिकायत हैं। आपके इब्तदाई में FIR या लोग पाकिस्तान जाते हैं सेटल स्कोर करने के लिए, माफिया जो उनके खिलाफ हरकत में आता है, कब्जे की शिकायत के ऊपर ब्लास्फेमी के केस डाल दिए जाते हैं, सो एंड सो फोर्थ। एक कंप्लेंट सेल उनका डिमांड है, चाहे वो कंप्लेंट सेल एयरपोर्ट से शुरू हो जाए, चाहे वो सफारत खाने से चला लें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से चला लें, होना एक चाहिए। ये 6-7 डब्बे वो जो है वो फायदा नहीं देते। एक सेल पे रजिस्टर हो दरखास्त पूरी दुनिया में, एक ही नंबर लगे और वो मुतल्लिका DC या मुतल्लिका कोर्ट में चला जाए, कोर्ट वाला मामला कोर्ट में अदालत में लग जाए और DC वाला मामला लोकल डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल ओवरसीज में लग जाए। 6 महीने में उसका फैसला होना चाहिए। अगर तो नॉन कोर्ट मैटर है 6 महीने में DC साहब फैसला करवा दे, अगर कोर्ट मैटर है तो सेशन जज जो है अपने जिले में उसका इंचार्ज हो और वो फैसला करवा दे। ये जेन्युइनली लोगों का मसला है। मेरे ख्याल में ये सब मसलों से बड़ा है कि लोग छुट्टियां गुजारने जाते हैं, रिश्तेदारों से लड़ाई हो जाती है और कोई ना कोई FIR दर्ज हो जाती है और उनको भागना पड़ता है या भगाया जाता है, उनकी ज़मीनों पे कब्जा हो जाता है, उनसे पैसे डिमांड किए जाते हैं। बहुत सारे केस ऐसे भी हैं कि उनको लूट लिया जाता है, उनको ATM से जाके FIR ख़त्म करने के बदले उनकी सारी जो जमा पूंजी होती है वो निकलवा ली जाती है। तो ये दूसरा। तीसरी सरमायाकारी, हम पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। 25 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। आप 25 बिलियन सिर्फ पैसे भेजने कोई ना देखें, हम पाकिस्तान में इंडस्ट्री में सरमायाकारी करना चाहते हैं। लोग बड़े बड़े सरमायाकार हैं, ऐसी ऐसी स्टोरियां हैं कि लोगों ने वहां जाके कैश एंड कैरी बनाई और क्योंकि उनकी किसी के साथ एफिलिएशन थी उनको जुल्मों से तुमका निशाना बनाया, वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ वहां पे नुकसान करके डॉलर्स में और वो वापस आ गए। आपने जो फैशन डिजाइनर भट्टी साहब के साथ फ्रांस से गए उनके साथ जो सलूक किया,
इस तरह की बहुत सारी आपके पास मसाले हैं। लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, दर बदर ठोकरे नहीं खाना चाहते। एक विंडो हो, वही कंपनी टैक्स वगैरह रजिस्टर हो, चाहे आप कांग्रेस मिनिस्ट्री में दे दें ये काम, चाहे ओपीएफ में दे दें, चाहे वजीर आला ले लें या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे दें, चाहे पंजाब में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जी। तो ये एक वो चीज है कि वन विंडो ऑपरेशन हो। सही, ठीक है। ये बड़ी अच्छी सजेशन है मलिक साहब आपकी तरफ से, लेकिन अगेन मेरा एक क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस हो जाए, क्योंकि कन्वेंशनल जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है दैट इज़ एन हर्डल टूवर्ड्स बेटर गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के लिए क्या कोई आपके पास मॉडल, कोई पायलट प्रोजेक्ट है? ब्रेक के बाद इस पर भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नईम नक्शबंदी साहब, ये बताइएगा कि जो इससे पहले मैंने बात की है, क्योंकि दरख्वास्तों को नंबर भी लग जाता है, नोटिस भी हो जाता है, लेकिन अगर मसला डीसी तक है तो डीसी के रीडर तक पहुंचते हुए, उस महकमे के सेक्शन अफसर तक पहुंचते हुए, फिर सेक्शन अफसर के बाद क्लर्क तक पहुंचते हुए, ये बड़ी बेड़ियां हैं जो पार करनी पड़ती हैं, जिनको तय करना पड़ता है। तो आप जो हमारे दोस्त ओवरसीज़ हैं, आपकी तरफ से क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी सजेशंस, वन विंडो की तो हम बात करते हैं, लेकिन वन विंडो के अंदर अगर कोई ई गवर्नेंस मॉडल हो, क्या वो कोई तजावीज़ हैं आपके पास जो गवर्नमेंट को आप सजेस्ट कर सकें? जी बिल्कुल फैसल अब्बासी साहब, ऐसा बिल्कुल कई बार दर्जनों दफ़ा पिछले 2 दहाइयों में या बिलखसूस लास्ट पिछली दहाई में हम इस तरह की तमाम चीज़ें तजावीज़ रख चुके हैं तीनों हुकूमतों के। इनसे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं इन हुकूमतों तमाम के सामने। मगर देखें, बात यह है कि सारी चीज़ें आप जो फरमा रहे हैं वो भी ठीक है। मसला यहाँ पे आता है कानून साजी का, कि यूं ही आप किसी डिप्टी कमिश्नर को या रेवेन्यू अफसर को या पुलिस अफसर को या किसी इदारे को जब एप्लीकेशन देते हैं, तो वहाँ से वो किसी भी वकील साहब के थ्रू एक छोटी सी एप्लीकेशन के A4 के पेपर पे दे के तो वो ऑर्डर ले लिया जाता है। जब वो मैटर सबमिट कर दिया जाता है तो वो काम 6-6 साल के लिए लटक जाता है। अब होना क्या चाहिए? तजवीज़ ये है कि इदारे कानून साजी ऐसी की जाए कि भाई जब एक डिप्टी कमिश्नर की अदालत में एक चीज़ चल रही है तो कोई भी उसको किसी भी बाकी कोर्ट नहीं सुनेगी या ओवरसीज कमीशन की कोर्ट उस डिस्ट्रिक्ट कमेटी सुन रही है, जब तक वहाँ से 6 महीने में फैसला नहीं होता किसी और जगह पे वो नहीं लेके जाया जाएगा केस, तो फिर काम होंगे। एक जगह पे हमारा केस जाता है, बिल्कुल एंड पे डिसीजन होने पे वो आता होता है और उस रिपोर्ट को किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और फिर वहां से वो चलता रहता है। 2-2, 3-3 साल बस डेटे पड़ती रहती हैं। तो इसके लिए कानून साजी की जरूरत है कि जिस इदारे को आप वो कर रहे हैं उनको थोड़े से इख्तियारात दिए जाएं और उनको फुल फ्लैज अगर इख्तियारात दिए जाते हैं तो काम हो सकते हैं। जो आप देखेंगे जो काम करवाना चाहती होती है गवर्नमेंट वो करवा लेती हैं। अब जो नहीं करवाना चाहती, जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सिंसियर या सीरियस नहीं है और इसका नुकसान हमारी अगली नस्ल को है। हम तक तो हमारे लोग बर्दाश्त कर गए, हर चीज साथ है, मुल्क के साथ हैं, अपनी अफवाज से बेहद मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत करते हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हमारे जो बुजुर्ग कोविड में भी मैं आपको बताऊंगी जो फौतियां हुई लोगों की, मैंने 2-2 हफ्ते बाद मैयतें गई और उनकी वसीयत थी कि हमें अपनी मट्टी में दफनाया जाए। तो जहाँ पे हमारी मोहब्बत या अकीदत अपनी कंट्री मट्टी से वो तो मौजूद है, मगर वहाँ पे जो सलूक है, रवैया है, वो बड़ा गलत है। उसको ठीक करना होगा, वरना ये हमारे जो बच्चे नई जनरेशन है ये अभी भी अपार्टमेंट्स दुबई में, मिडल ईस्ट में, तुर्की में और मोरक्को में जाके ले रहे हैं। ये सारी इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क की थी। हमारे मुल्क में अभी रिसेंटली हमारी बरतानिया की एक काउंटी में बहुत आम ओहदे पे ब्यूरोक्रेट हैं, डडियाल से उनका ताल्लुक है, वो कश्मीर से हैं और बरतानिया से हैं। वो बहुत आम ब्यूरोक्रेसी की बड़ी अहम सीट को हेड कर रहे हैं। यकीन करें वो अपने बच्चे की शादी के सिलसिले में पाकिस्तान गए, उनको रिश्तेदारों के साथ लड़ाई और वही काम में, प्रॉपर्टी के काम में, कब्रिस्तान के मामले में फंसा दिया गया, केस हुए, कश्मीर पुलिस हेड तक वो गए, कोई उनकी मदद। नक्शबंदी साहब, अब जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ये तो फिर हमारे सोशल इश्यूज़ हैं ना, समाजी तौर पे भी हम लोग या अखलाकी तौर पे हम इतनी गिरावट का शिकार हो चुके हैं कि एक शख्स जो बाहर से आता है हम उसको बजाय मेहमान समझ के या अपना ही समझ के उसकी कदर करें, हम उससे लड़ाई करते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं
कि अगर आपके बच्चे या आपके दोस्त अहबाब मोरक्को में या तुर्की में या दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स फिर आप जो अपने आप को रीढ़ की हड्डी कहते हैं और $30 बिलियन आप रेमिटेंसेस भेजने की बात करते हैं, वो रेमिटेंसेस फिर आप खुशदिली से तो नहीं भेज रहे हैं, वो तो आपकी मजबूरी है जो आप भेज रहे हैं। ये तो एक कंट्राडिक्टरी बात है। नहीं। अब भाई साहब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जो हम भेज रहे हैं, नो डाउट कि हम किसी पे हुकूमत पे एहसान नहीं करें, मगर हमारी देखे ना, हमारी हर बंदे की यहाँ पे जो आपको खाली रमजान में चैरिटीज जाती है ना हमारे मुल्क में, हमारे अपने अजीजों को हम भेजते हैं, ठीक है। तो अगर वो इसी का हिसाब करें ना, अगर वो सही तरीके से वहाँ पे हेल्प हो सके तो हमारे मुल्क से जो यहाँ से हेल्प जाती है, देखें वो हर बंदा बरतानिया, यूरोप में बसने वाला, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में वो 5-10 घरों का चूल्हा जला रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि उसका हम ये वैसे दावा करते हैं। बात यह कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज बेसिक इनकम सपोर्ट के लिए जो हमारी माओ बहनों बेटियों का हक है, वो लाइनों में लगी रो रही होती है 42 की गर्मी में, ये उनकी डाटा नादरे के पास नहीं है। क्या वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते? क्या वो उनके इजी पैसे नहीं कर सकते? उनको जरूर रोडों पे लाना है। तो थोड़ा सा हमारे जो वहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो अरबाब इख्तियार है, उनको भी सोचना पड़ेगा। और ये जो बात आपने की आखिरी में, इसको दोबारा मैं अर्ज करता हूँ कि देखें, जब कानून सख्त होंगे, कानून साजी होगी, तो लोगों को पता होगा कि जज़ा और सजा का अमल है, सब काम सीधे होंगे। जब जज़ा और सजा का अमल नहीं होगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट के बारे में आप कह रहे हैं, अब जो हमारे हाई कमीशन में यहाँ पे जो कमर्शियल अटैचीज या कमर्शियल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, अब ये खाली बैठना उठना दावतें उड़ाने के लिए तो नहीं है। इनका काम है लोगों को अवेयरनेस है, इनको काम है कि अपनी कम्युनिटी को बताएं कि वहाँ पे फलां जगह, फलां जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, फलां सेक्टर में इस चीज में काम है, ज़राअत में काम है, हमारी बहुत सी चीजें वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। ये लोग कोई अवेयरनेस देते, ये जब 3-4 साल के लिए यहाँ पे पोस्टिंग होती है तो आके दावतें उड़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, एक टके का काम नहीं करते। मैं सिर्फ कमर्शियल सेक्शन की बात करूं, मैं कॉन्सुलर सेक्शन या बाकी बात नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा इन चीजों पे भी इन्हें तवज्जो देनी पड़ेगी कि लंदन का स्टेशन या बरतानिया यूरोप का बाइखलाक लोगों को यहाँ पे उनको भेजा जाए, वो वहाँ कम्युनिटी में काम करें ताकि लोगों को अवेयरनेस दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अवेयरनेस देने के लिए मैं जी हाजी मुनीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। हाजी साहब, ये सारी बातें हो गई हैं, लेकिन आपकी नज़र में जो मैं बुनियादी तौर पे बात कर रहा था, मसाइल तो हैं, उनकी निशानदेही भी कर रहे हैं, हल क्या है? ये हल इसका बड़ा सिंपल सा हल है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो उसको इम्प्लीमेंट होने दिया जाए। मतलब है कि इन्फ्लुएंस ना उसमें शामिल हो। मतलब है कि जितने केसेस आते हैं, जितने मामलात आते हैं, वहाँ पर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी का अगर कोई केस होगा, वो बेचारा चंद वीक के लिए आएगा, मतलब है 2 वीक 4 वीक के लिए आएगा। उसके पीछे काम होते हैं, अपनी बिजनेस होती है, मामलात होते हैं। वो अगर आएगा और उसको वहाँ पर जो है वो मतलब है कि यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन लोग ही हैं, वो इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनका लोकल वोटर होता है, वो वोटर को सपोर्ट करते हुए वो क्या करते हैं कि वो अपनी इन्फ्लुएंस डाल के उसका केस हल नहीं होने देते, उसको ज़लील ख्वार करते हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, जहाँ पर मतलब है कि कानून और गिरफ्त जो है वो कानून की गिरफ्त सबके साथ बराबर की होगी, तो वो लोग जो है वो उस वक्त मतलब है डरेंगे। क्योंकि अपना कहते हैं अपना मसलन पार्लियामेंट के अंदर मतलब है कि लोग बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि इसको लॉ एंड ऑर्डर को हम किस तरह जो है वो अपने बेहतरीन तरीके से मतलब सीधा कर सकते हैं। क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस जो है, उनकी सिफारिशात जो हैं, वो सिफारिशों की वजह से इन लोगों पे वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लॉ वही लॉ है जो ग्रेट ब्रिटेन का है, वही मतलब है कि कानून है, लेकिन सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाता। ये इशू है मेरे हिसाब में। ठीक है मलिक साहब, अभी जो साहब ने बात की कि हम लोग किस जगह पे पहुंच चुके हैं कि डडियाल में जो उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र किया, जो ये सोशल फाइबर मुतासिर हुआ है, या जो आप कह लें कि सो कॉल्ड चेंज आई है, इसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, क्योंकि आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं, मसाइल कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? ब्रीफ कमेंट कर दें। नहीं, मेरे ख्याल में हम डिजिटल टेररिज्म का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की अफादियत भी है। 2-3 चीज़ें कहूँगा। आप देखें, जुल्फी बुखारी साहब अब आके हुकूमत के ख़िलाफ़ हाउस ऑफ कॉमन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं, लेकिन
जब वो वजीर थे तो वो 4 साल में लंदन ही नहीं आए, हालांकि उनकी जमात 7 लाख पाउंड यहाँ से इकट्ठा करती है। सालक साहब हज के ऊपर सऊदी अरब भी गए हैं, बरतानिया भी होके गए हैं। इन्होंने PIA बैन करवा दी पायलटों के जरिए। हम PIA नून लीग कम से कम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। और अगली जो बात है, सोशल मीडिया के जरिए ही हमारे प्रॉब्लम्स का पता चलता है, लेकिन देखना ये है कि क्या राइट टू वोट मिल गया। अगर नहीं मिला तो फिर हमारा हाथ मिलाएं और जो सीटें पार्लियामान में देने की बात कर रहे हैं इसाक डार साहब, और पार्लियामान में आने दे बंदे, इनके और हमारे ही लोग आएंगे ना। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के लोग ही पार्लियामान में आएंगे ना, जो ओवरसीज से तल्लक रखते हैं। उनको अपने लोगों की नुमाइंदगी करने दें। और फोन का टैक्स खत्म होना चाहिए, उसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है। और डिजिटलाइजेशन जो आपने बात की है ही है। अब मंशूर को देखें तो मेरे ख्याल में 3-4 चीजें, दस्तावेजात की ऑनलाइन सहूलियात, पासपोर्ट और नादरा से मुतल्लिक खिदमात, विंडो सरमायाकारी, और आखिरी ऑनलाइन बायोमेट्रिक तस्दीक। इस तरह की चीजें और ऑनलाइन डिजिटल कंप्लेंट सेल बना दें, आधी ब्यूरोक्रेसी और आधी जी बिल्कुल ठीक हाल में कटौती। मलिक साहब, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया हाजी मुनीर साहब, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, गुलाम हुसैन अमान साहब, नईम नक्शबंदी साहब। आज के प्रोग्राम से इतने। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।